पीछे के वीडियो में मैंने बताया संचार प्रक्रिया कैसे चलती है। संचारक होता है यानी स्रोत, वो संदेश देता है और किसी माध्यम से देता है, वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। प्राप्तकर्ता अपनी कोई प्रतिक्रिया देता है, उस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। और बीच में अगर कोई व्यवधान आते हैं जिनको शोर कहते हैं, शोर हटाया जाना जरूरी है, तभी संचार प्रक्रिया पूरी होती है। उसके बाद मैंने संचार के कार्य बताए थे, यानी हम संचार क्यों करते हैं। संचार का मतलब होता है संदेशों का भेजना। तो संदेश भेजने के क्या काम हो सकते हैं, मैंने बताया था। वस्तु आदि लेने के लिए, किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए, अपनी चिंता समस्या दूर करने हेतु या सहायतार्थ हेतु, किसी बात या वस्तु पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु, समाज में अपनी भूमिका प्रस्तुत करने हेतु, इस प्रकार कार्य बताए थे। आज मैं बता रहा हूँ जनसंचार के कार्य। अब संचार के कार्य तो सामान्य बात है, अब जनसंचार से मतलब हो गया एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार करना। और इसके लिए कुछ माध्यम चाहिए, जो माध्यम हो सकते हैं समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि। तो देखें जनसंचार के कार्य क्या है। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करना। अब इन सबको विस्तार से देखें। जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य होता है सूचना देना। इन्हीं के जरिए हमें दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती है। जनसंचार माध्यमों के जरिए जागरूक बनाया जाता है। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जनता को शिक्षित करना। शिक्षित करने का मतलब संचार के माध्यम से इसका अर्थ होता है देश दुनिया के हाल से परिचित कराना तथा उसके प्रति सजग बनाना। जनसंचार के जो माध्यम है यानी सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो, मोबाइल तथा किताबें, पत्र पत्रिकाएं, ये सारे समाचार भेजने के साथ साथ मनोरंजन का भी कार्य करते हैं जनसंचार के साधन। ठीक है, अगला बिंदु देखें। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। अगला कार्य है जनसंचार का। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकारें कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो उससे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी भी जनसंचार माध्यमों पर होती है। अगला कार्य देखें जनसंचार के माध्यमों का। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के जो संपादकीय पृष्ठ होते हैं, उस पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न प्रकार के विचार रखने वाले लेखकों की राय लोगों तक पहुंच जाती है। दूसरा देखें, संपादक के नाम चिट्ठी कॉलम आता है, आपने अखबार, राजस्थान पत्रिका, भास्कर में देखा होगा। तो इसके माध्यम से लोग अपने विचार पहुंचाते हैं कि ये आपका कॉलम ठीक था, ये स्तंभ ठीक था। स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिल जाता है। टीवी, रेडियो में भी आपने देखा होगा, आजकल डिबेट चलती रहती है। तो ये सारे माध्यम क्या करते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मंच प्रदान करते हैं। इस प्रकार जनसंचार का माध्यम विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करना भी है। अब अगला प्रश्न देखें, संचार के चरण कौन से हैं। संचार मतलब संदेश भेजने के चरण क्या है, तो इसको ध्यान से देखें। प्रश्न अगला है, संचार कैसे होता है, या संचार के तत्व कौन से हैं, या संचार के चरण लिखिए, ये प्रश्न है। तो देखें, जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है, तब इसका अर्थ यह भी होता है कि इस प्रक्रिया में कई चरण या कई तत्व शामिल हो जाते हैं, तभी संचार पूरा होता है। प्रमुख तत्वों की चर्चा सिलसिलेवार देखिए। स्रोत बता दिया मैंने पहले ही पिछले वीडियो में। संचारक, जहाँ से कोई संदेश आगे भेजा जाता है, यानी मैं अपने मन की बात या कोई विचार या कोई सूचना देना चाहूँ तो मैं संचारक कहलाऊंगा। ठीक है, फिर अगला है कूटीकृत, एनकोडिंग बोलते हैं इसको। फिर है संदेश, और फिर है माध्यम यानी चैनल जो भी है, और फिर है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर जो उस समाचार को, संदेश को प्राप्त करता है। फिर वो जो प्रतिक्रिया करता है उसको फीडबैक कहते हैं। और फिर शोर, नॉइज, इसको हटाना जरूरी है, तभी संचार प्रक्रिया पूरी होगी, अभी बताया मैंने। तो देखें, इस प्रक्रिया में संचार पूर्ण हो जाता है। भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड ही होता है। भाषा
क्योंकि यहाँ आया था ना कुटी करते, तो भाषा के माध्यम से ही तो संदेश आगे भेजा जाता है ना, क्योंकि मूक संदेश या जो संकेतिक संदेश होता है वो ज़्यादा कारगर नहीं होता, तो भाषा अभिव्यक्ति के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो भाषा में एक तरह से खुद ही एक कूट चिन्ह होता है या कोड होता है भाषा, उसी के माध्यम से आगे संचार प्रक्रिया पूरी होती है। तो दरअसल हम लोग स्रोत या संचारक अपने संदेश को एक तरह से भाषा में कूटीकृत करते हैं, इसे ही एनकोडिंग कहते हैं। एक सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि हमारा मित्र यानी प्राप्तकर्ता उस भाषा या कोड से परिचित हो जिसमें आप संदेश भेज रहे हैं या हम संदेश भेज रहे हैं। अगला चरण आता है संदेश का। संचारक जिस उद्देश्य या जिस अर्थ में संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता है ना, वह सुस्पष्ट होना चाहिए। संदेश जितना स्पष्ट और सरल होगा, प्राप्तकर्ता को उसे ग्रहण करने में या समझने में उतना ही आसान हो जाएगा वो। अगला चरण आता है माध्यम। तो संचार या संदेश किसी न किसी माध्यम से भेजा जाता है, जैसे हमारे द्वारा बोले हुए शब्द तो ध्वनि तरंगों के जरिए चले जाते हैं प्राप्तकर्ता तक, और जबकि जो दृश्य संदेश है वो प्रकाश तरंगों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंच जाते हैं, और जैसे कि खुशबू का संदेश वायु तरंगों से पहुंचता है, तो इसी प्रकार संचार के आधुनिक माध्यम है टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, फिल्म, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि माध्यमों से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है संचार के प्रमुख प्रकार क्या है। ठीक है, इन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो देखें, संचार एक जटिल प्रक्रिया है, इसके कई रूप या प्रकार होते हैं। संचार के विभिन्न रूप या प्रकार एक दूसरे से भी काफी घुले मिले हैं, इन्हें अलग करके देखना भी थोड़ा मुश्किल है। पहला है सांकेतिक संचार। जब हम किसी को इशारे से बुलाते हैं तो ये सांकेतिक संचार कहलाएगा। फिर है मौखिक व अमौखिक संचार, दोनों एक साथ। तो इसका एक स्पष्ट सुंदर उदाहरण है हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करना। तो दोनों आगे ना, मौखिक और अमौखिक। प्रणाम तो मौखिक हो गया और अमौखिक हो गया हाथ जोड़ना। ठीक है, तीसरा है अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। इन शब्दों को गौर करना। पहले मैं थोड़ा यहाँ कुछ शब्द बता दूं। ये देखो, एक तो है अंतःराष्ट्रीय, एक है अंतरराष्ट्रीय। फर्क देखो, ये विसर्ग आधे रह में बदलता है, आधा रह ऊपर जाता है। ठीक है, ये तो है अंतरराष्ट्रीय, ये है अंतरराष्ट्रीय। तो ये जो है ना अंतरराष्ट्रीय, इसका मतलब होता है अपने ही राष्ट्र में। जैसे मान लो हरियाणा का राजस्थान की टीम से मैच हो तो वो अंतरराष्ट्रीय कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय। और अंतरराष्ट्रीय मतलब दो देशों का, जैसे भारत और पाकिस्तान का है तो वो अंतरराष्ट्रीय मैच कहलाएगा। समझ गए ना दोनों शब्दों को। अंतः मतलब अंदर का, तो अपने ही देश में, और ये दो देशों के बीच का। ये दोनों शब्द ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अब आगे देखें। अंतःवैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, जब हम अकेले में होते हैं, कुछ सोच विचार कर रहे होते हैं, योजना बना रहे होते हैं, या किसी को याद कर रहे होते हैं, कुछ विचार मन में रख रहे होते हैं, इस कंडीशन, इस परिस्थिति में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। हम खुद ही अपने मन से विचार करें तो हम ही संचारक हो गए, हम ही प्राप्तकर्ता हो गए। तो इसे कहते हैं अंतःवैयक्तिक संचार। संचार के प्रकार बता रहा हूं मैं। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक। अब देखो फर्क आ गया ना शब्दों में। अंतर्वैयक्तिक, ये इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार की खास बात यह है कि इसमें फीडबैक तत्काल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आमने सामने बात करते हैं तो फीडबैक यानी प्रतिक्रिया हाथों हाथ मिल जाती है। संचार का यह रूप पारिवारिक सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। परिवार में इसी तरीके से संचार किया जाता है। ठीक है, अब है समूह संचार। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे समूह के लिए होता है। इसका उदाहरण है हमारी कक्षा का। ठीक है, तो हमारी कक्षा के एक तरह से समूह संचार का श्रेष्ठ अच्छा उदाहरण है। संसद में भी किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, या ग्राम पंचायत में, या जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं ना, उनके बीच में जो चर्चा होती है, तो ये समूह संचार का अच्छा उदाहरण है। अब है जन संचार। इसे मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीक से या यंत्र के माध्यम से करते हैं। ठीक है, आगे और जानकारी के लिए तथा अन्य प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पास मिलते रहेंगे। ये कक्षा 11-12 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।